तो ठीक है। सो अभी हम बायोलॉजी के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और पहले थोड़ा-सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे हम लोग इस कोर्स करिकुलम को आगे रन करेंगे और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, राइट? और यहाँ पर कैसे-कैसे हम पढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग आपको पढ़ाएँगे, सो उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपका जो स्कूल का कोर्स करिकुलम है मतलब जो कि आपकी एनसीईआरटी है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपकी एनसीईआरटी से आने वाला नीट में जो क्वेश्चन का कंटेंट है मीन्स अगर हम नीट के क्वेश्चंस की बात करें, तो जो भी नीट में क्वेश्चंस आता है, उसमें से 70% डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से। इट विल बी डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट डिसगाइज्ड फॉर्म में होते हैं, बड़े एम्बिगुअस फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आप क्लियरली नहीं समझ पाते कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया और हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। जो एनसीईआरटी से पूछे तो गए, लेकिन वो नॉर्मली बच्चे उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आया। क्योंकि एक बड़े से कॉन्सेप्ट को 2 या 3 लाइनों में डिफाइन किया गया है और उससे क्वेश्चन काफ़ी प्रोमिनेंटली वे में डिस्क्राइब करके पूछा गया है। तो कई बारी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों से मिस भी हो जाता है। तो 70% हम मानते हैं कि 70% पार्ट वो है जो एनसीईआरटी से होगा। तो हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी साथ में लेकर के चलनी है। पूरी एनसीईआरटी का जो भी कोर्स करिकुलम है, एवरी हेडिंग, एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक विल कवर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में तो नहीं होंगे, लेकिन ये आपकी हेल्पिंग बुक में या नीट की आपने कुछ बुक लिख रखी होगी, कोई-सी भी सपोर्टिंग बुक ले रखी होगी, तो उन सब बुक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक डेफिनिटली दिए गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये 11th के कोर्स करिकुलम से ही है। बट ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो नीट में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में हमारे नहीं दे रखे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 30% और माइट बी 25%, तो आप ये मान के चलिए दैट विल बी 70 टू 75% पार्ट वो आएगा आपका एनसीईआरटी कवर करेगी और बाकी का जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा ये मैं आपको खुद करवाऊँगा। नोट्स मैं आपको डिक्टेट करूँगा, आपको लिखवाऊँगा भी, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर एज़ सच कोई बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इट्स इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन यहाँ पर भी 1-2 लाइनें डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? और रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। अभी मैं बताऊँ हूबहू एनसीईआरटी की 2 लाइनों से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। एक बारी एम्स में पूछा गया और 2 बार नीट में पूछा गया। आई विल मेंशन यू कि वो क्वेश्चन कौन-सा मैं आपको नोट डाउन करवा दूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। मेन टॉपिक यहाँ पर ये है कि लिविंग बीइंग्स में व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग हम कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग जो है, ये कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कैसा होता है? ये नोमेनक्लेचर ये है, ये कवर करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जो आपके स्कूल में पूछा जाता है। हालाँकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, नोमेनक्लेचर इनमें से कोई भी चीज़ है, ऐसी नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो या जो नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन बट स्कूल टीचर्स दे डू आस्क दिस वन, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, की क्या है, ये तो आप सबको डेफिनिटली पता होगा। अच्छा, आपके एंड से कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप बताइए, वरना मैं स्टार्ट किसी की भी कोई क्वेरी। आलिया, अयान, नो सर। लीज़ा, सत्यम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, है ना? सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर, वो है द लिविंग वर्ल्ड, है ना? तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग? कोई बता सकता है? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, लेकिन साथ में उस कैरेक्टरिस्टिक का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं मेरे से कि सर जितने भी लिविंग होते हैं, मैं आपको एक करके बताता हूँ, लेकिन उसका एक्सेप्शन है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने भी लिविंग होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है ना? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बिल्कुल बात सही है कि लिविंग में मूवमेंट होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, तो एनिमल्स में सबसे सिंपल एनिमल जो होते हैं दे आर स्पॉन्जेस। हम लोग पोरीफेरा में पढ़ेंगे इसको, आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम में, एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में दे रखा है। तो हम इसे पोरीफेरा में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? तो स्पॉन्जेस ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये किसी भी रॉक में, किसी भी सबस्ट्रेटम में
ये इस तरह से आप देखेंगे कि चिपके हुए रहते हैं और ये लाइफ टाइम इसी में चिपके हुए रहते हैं, ये कभी भी मूव नहीं करते हैं, ये अपनी एक जगह पे ही रहते हैं, सो दे डू नॉट मूव। और अगर आप प्लांट की बात करें, सो ऑल प्लांट, तो प्लांट में ग्रोथ की वजह से सिर्फ मूवमेंट होता है, अदरवाइज उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट जो कि इंटरनली मोटिवेटेड हो या इंटरनली इनिशिएट किया गया हो मूवमेंट, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता। तो मैं आपसे कहूंगा कि मूवमेंट, नो डाउट मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, बट इट हैव एक्सेप्शन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बता दो जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, मतलब कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि ये 101% ये लिविंग है या नॉन लिविंग। बताए, सर कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। ग्रोथ। कौन सा? ग्रोथ। ग्रोथ, वेरी गुड। तो देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लीजा ने बताया कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ा दूंगा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक, मूवमेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक है ना, लेकिन उसमें अब ग्रोथ की बात करते हैं। तो पहली बात, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, हम ग्रोथ को डिफाइन कैसे करते हैं? सो ग्रोथ क्या है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज ग्रोथ? कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ की एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, चलो ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात मैं पूछता हूँ कि सपोज दैट मेरा वेट 70 किलोग्राम है ना, और अभी इस लॉकडाउन में मैं घर में बैठा हुआ हूँ, खाना खाते रहता हूँ, है ना, कोई काम नहीं कर, मीन्स कोई फिजिकल काम नहीं करता हूँ, मैं मोटा हो गया। तो मेरी मतलब लाइक मेरा मास 60 के वेट मेरा 70 केजी से 80 केजी हो गया, 10 केजी बढ़ गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं सर आपने ग्रोथ की है? इज इट ट्रू? बायोलॉजिकली सही है क्या? अयान सही है भाई? सत्यम सही है क्या? नहीं सर। नहीं सही नहीं है, ठीक है। आलिया सही है क्या? ग्रोथ हुई है? नो? अच्छा, यू आर नॉट आउटसाइड, वेरी गुड। ग्रोथ नहीं हुई, क्यों ग्रोथ क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भाई साहब अभी क्या है, 2-3 महीने बाद ये सब ओपन हो जाएगा, मैं फिर से एक्सरसाइज करूंगा, मैं फिर से 70 केजी का हो जाऊंगा। सो ग्रोथ क्या होती है? दैट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। तो नोट करेंगे, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड ग्रोथ। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इरिवर्सिबली इंक्रीज हो, मींस वो बढ़े लेकिन वो कम ना हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर पहले मेरी बोन्स का मास 5 केजी था, अभी 5.5 केजी है, तो वो दोबारा से 5 केजी नहीं होने वाला, क्योंकि बोन वो घिस करके छोटी नहीं होने वाली, वो जिस शेप में पहुंच गई वो उसी शेप में रहेगी। सो दैट इज इरिवर्सिबल ग्रोथ। तो आप कह सकते हैं कि मेरी बोन्स का अगर साइज बढ़ गया तो आप कह सकते हैं कि उसमें ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ हमेशा हम कहते हैं वो इरिवर्सिबल मास है। लेकिन यहां पर भी देखो एक एक्सेप्शन है, अब समझो आ लिया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखो, अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो देखिए, हम क्या करते हैं कि एक टम्बलर में, है ना, ये मैंने एक टम्बलर लिया और ये इस तरह का बीकर जैसा एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने क्या किया कि या यूं कहें कि जैसे जो लोग मिठाई बनाने वाले होते हैं ना, जो लोग स्वीट शॉप्स वाले होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे डू, तो स्वीट शॉप वाले क्या करते हैं कि जैसे रसगुल्ला बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, उसकी चाशनी बनाते हैं, शुगर सिरप बनाते हैं। तो पहले वो चीनी को बॉयल करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं, चीनी काफी बॉयल हो जाती है लेकिन चीनी में बहुत सारी गंदगी रहती है। अब वो लोग चीनी को साफ कैसे करते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, इस थ्रेड में एक टुकड़ा, एक एलम का टुकड़ा, एलम जिसे हम लोग फिटकरी बोलते हैं, तो एक एलम का टुकड़ा यहाँ पे लटका देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 ग्राम उन्होंने एलम को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि इस एलम के चारों तरफ यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी शुगर में वो इकट्ठा हो गई। अब धीरे धीरे इसका मास बढ़ गया है ना। अभी क्या हुआ, जब गंदगी इकट्ठा हो गई, एलम का पूरा 10 ग्राम टुकड़ा जो है वो 10 ग्राम का हो गया। तो भाई साहब ये तो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो यहां पर ग्रोथ एक्सेप्शन है, ग्रोथ में भी एक्सेप्शन है। हम ग्रोथ के बेसिस पे नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो यहां पर ग्रोथ के लिए हम कह नहीं सकते। तो देखो, अब ये जो ग्रोथ होती है इस तरह से, किसी भी चीज में एक्सटर्नल ग्रोथ होना, है ना, एक्सटर्नली ग्रोथ होना। तो यहां पर बाहर की तरफ से ग्रोथ हुई, मतलब ये कैसी है, दिस इज एक्सटर्नल,
इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, रस्टिंग प्रोसेस में भी यही होता है। रस्टिंग में आपने अपने घर के बाहर एक नेल लगाई, एक कील लगाई, 5 ग्राम की कील लगाई, इसमें 2-3 महीने तक रस्टिंग की प्रोसेस चलती रही और आगे आप देखोगे उसका वेट 7 ग्राम या 10 ग्राम हो जाएगा। वेट बढ़ गया, तो रस्टिंग की प्रोसेस में भी क्या होता है, मास इनकी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ क्या है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी एक बात मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ कि जब भी नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, मैं इस पॉइंट को नोट कराता हूँ। जब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, तो इसे हम लोग कहते क्या हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ टर्म इंटुससेप्शन, INTU, इंटुससेप्शन, SU, जस्ट इंटुससेप्शन। तो हम इस प्रोसेस को इंटुससेप्शन बोलते हैं या फिर इसके लिए एक टर्म और यूज़ करते हैं, वी कॉल इट एक्रीशन। तो नोट करिए, इन नॉन-लिविंग ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए ये क्वेश्चन है। इन नॉन लिविंग ऑप्शंस के फॉर्म में पूछा चुका है। इन नॉन लिविंग ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कॉमा, इट इज एक्सटर्नल, वी कॉल इट इंटुससेप्शन, we call it intussusception or accretion, we call it intussusception or accretion। ठीक है, अब देखो, जो लिविंग्स में ग्रोथ होती है, तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी जस्ट एक मिनट, एक इस पॉइंट को फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नोट करेंगे। इन नॉन लिविंग ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नली, इंटुससेप्शन काटेंगे, कट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्रीशन, दिस इज कॉल्ड एक्रीशन। इंटुससेप्शन कट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एक्रीशन, फुल स्टॉप। इंटुससेप्शन फिर लिखेंगे, इंटुससेप्शन इज इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ को हम लोग एक्रीशन कहेंगे, इंटुससेप्शन इज इंटरनल ग्रोथ। it takes place it takes place in living being, it takes place in living being। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए, अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ी कि किसी नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रही है, जैसे कि रस्टिंग की प्रोसेस मैंने बताया, एलम वाला प्रोसेस बताया, इन दोनों ही प्रोसेस में एक्सटर्नली किसी भी सब्सटेंस के डिपॉजिट हो जाने की वजह से ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को हम एक्रीशन कहते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो इंटरनल ग्रोथ होती है, और इसके लिए हम एक अलग टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटुससेप्शन। तो इंटुससेप्शन, एक्रीशन, बोथ आर द टाइप ऑफ ग्रोथ। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसके लिए टर्म एक्रीशन यूज किया जाता है, लिविंग में जो ग्रोथ टर्म यूज होता है उसको हम लोग इंटुससेप्शन बोलते हैं। एक्रीशन जो होता है ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ है, और इंटुससेप्शन क्या है, इंटरनल ग्रोथ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बोन में इंटरनली सेल डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से मेरी बोन का वेट बढ़ रहा है, मेरी बोन का मास बढ़ रहा है, या मेरी बोन की लेंथ बढ़ रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटुससेप्शन बोलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एलम वाला एग्जांपल बताया, रस्टिंग का एग्जांपल, एवरी ईयर माउंट एवरेस्ट इंक्रीजेस 2 to 3 सेंटीमीटर इट्स हाइट, तो 2 से 3 सेंटीमीटर उसका हाइट बढ़ जाता है, लेकिन दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, दैट इज नॉट इंटुससेप्शन। क्लियर है भाई सबको, क्लियर है? ठीक है, तो दो टर्म याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, एक्रीशन एंड इंटुससेप्शन। ठीक, तो कुल मिलाकर के मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग की है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। और कोई नेक्स्ट नोट कर लिया ना इसको? हाँ हाँ, बी लाउड, थोड़ा सा तेज बुलवा लिया सर। मेटाबॉलिज्म, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेटाबॉलिज्म, दिस इज द प्रोसेस, राइट, दिस इज द आंसर, है ना? तो चलो अब मैं मेटाबॉलिज्म सबसे लास्ट में बताता हूँ, है ना?
तो तीसरा अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि तीसरा कई बार आपके स्कूल वाले पूछ लेते हो। हाँ बोलो एन। सर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई नहीं। रीजन क्यों? एक नीट पे एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलो यहीं से हम लोग बात करते हैं। सो मैं कह सकता हूँ सेंसिटिविटी या फिर एक मिनट, कॉन्शियसनेस इसको बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। ठीक है, वेरी गुड। देखिए पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिए जरूर, मैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूं जिससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को ग्रैस्प कर पाएं। पूछने के पीछे मेरा पर्पस नहीं है कि आपको मैं कुछ जानना चाहता हूं कि आपको आता है नहीं आता। डेफिनेटली आप 11th में आए हो तो आपको नहीं आता होगा, लेकिन दिस इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो देखिए कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस मतलब जैसे अभी इन्होंने कहा स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई क्या होता है? किसी भी तरह का एक्सटर्नल चेंज, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, और सिंगुलर होता है स्टिमुलस, है ना? तो स्टिमुलस सिंगुलर होता है। किसी भी तरह का एक्सटर्नल चेंज होता है जिसको कि एक्सटर्नल चेंज को हम सेंस कर पाते हैं, उनको हम स्टिमुलस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट का होना, टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेशर का चेंज होना, विंड का चलना, राइट? इन सबको हम स्टिमुलाई कहते हैं। अब देखिए, तो क्या कॉन्शियसनेस सभी लिविंग्स में होती है? देखो स्पॉन्जेस जो होते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, नीट का क्वेश्चन है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं, सॉरी नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, विच एनिमल डू नॉट हैव नर्व सेल? कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनमें नर्व सेल नहीं पाई जाती? तो मैं आपको बता दूं, स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। नोट करो, स्पॉन्जेस आर द ओनली एनिमल्स विच डू नॉट हैव, sponges are the only animal which do not have nerve cells. ठीक है? Even plant are living, they do not respond to any of, तो दो एक्सेप्शन हो गए। Even plant do not respond to any stimuli, तो नोट करेंगे बहुत सारे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्रेशर से उनका कोई लेना देना नहीं। तो नोट करेंगे जनरली लिविंग्स हैव कॉन्शियसनेस, बट sponges and sponges and plants do not have nervous system। ठीक है, और क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक बैक्टीरिया होते हैं, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस सभी लिविंग में होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग रेस्पायर। नोट करेंगे, ऑल लिविंग रेस्पायर। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज फूड को ब्रेक करना, या यूं कहूं फूड की बर्निंग या उसका ऑक्सीडेशन, फूड की बर्निंग, और फूड की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का प्रोडक्शन होना, राइट? लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, कौन रेस्पायर नहीं करते हैं? तो एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर बैक्टीरिया, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, ये एक तरह के आर्की बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये सल्फर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उनके मॉलिक्यूल को ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन चेन चलाते हैं और उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। ये किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो नोट करेंगे, सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट बर्न फूड, सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट बर्न फ्रूट, rather do not burn food, rather they take energy, rather they take energy by breaking, they take energy by breaking sulfur molecules. And the one last one, they are sufficient. Last one क्या है? metabolic reaction. That is true. metabolic reaction ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? तो देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली टोटल सम ऑफ रिएक्शंस दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो किसी भी लिविंग के अंदर जो रिएक्शन होती है तो उनको क्या बोलते हैं? इन वाइवो। इन वाइवो मींस लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो नोट करेंगे, द टोटल सम ऑफ रिएक्शंस,
the total sum of all reactions going on inside any living being are called metabolic reactions. Full stop. स्टार बना के लिखेंगे. It is unexceptional characteristic of living being. Characteristic of living being. There is no such living which do not have metabolic reaction in its body. ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती. एक लिविंग सेल और डेड सेल में सिर्फ यही फर्क है कि लिविंग सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है. अब देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉन लिविंग में नहीं होती. जैसे कि वायरस के अंदर किसी भी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए हम उसको लिविंग्स में काउंट नहीं करते. अब वायरस पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा. मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप. कौन कौन सी? एक तो होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक क्या होती है? एनाबॉलिक मींस ऑल कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन. कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसमें कि किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई चीज बन रही हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन. आपने क्लास 10 पे पढ़ भी रखा होगा. तो एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल के तौर पे फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें फूड का, यूं कहूं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. अच्छा, इसी तरह से एनिमल्स के अंदर, हम सब एनिमल्स के अंदर, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सब के अंदर, सभी लिविंग्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है. तो क्या है? सिंथेसिस मींस किसी भी चीज का बना. इट्स लैटिन. अगर हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ आए. फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना. प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना. राइट. तो इनमें कुछ चीज बन रही है तो इनको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन. इन द सेम टाइप कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती है? दे आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज ब्रेक हो रही हो, कोई भी चीज टूट रही हो, डिस्ट्रॉय हो रही हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं. एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे डाइजेशन. अब आप बोलोगे भाई डाइजेशन कैसे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है? जैसे कि डाइजेशन में हम आप क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं. एग्जांपल के तौर पे स्टार्च खाते हैं, एंजाइम उस पे एक्शन करते हैं. तो जब भी हम स्टार्च खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एमाइलेज वगैरह, लाइपेज वगैरह, इस तरह के एंजाइम काम करते हैं. और व्हाट एग्जैक्टली दे डू? दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन. तो ये सिंपल वन में उसको ब्रेक कर देते हैं. तो ये क्या है? डाइजेशन कैसी है? एक तरह से कैटाबॉलिक रिएक्शन है. इन द सेम टाइम व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में सिंपल सब्सटेंस को ब्रेक करके एनर्जी डिराइव की जाती है. तो किसी भी बॉडी के अंदर दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं. ये सेपरेटली रिएक्शन नहीं चलती हैं. कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती है. राइट? डज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रियांशी समझ में आया? सत्यम, लीजा? यस सर. ओके. Yes, sir. नोट कर लिया सबने? कोई डाउट नहीं? कोई बात नहीं. इट वाज वेरी सिंपल. तो इसमें वैसे कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं था, लेकिन फिर भी अब आप देखिए, जैसे एक ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. और इसके पहले मैंने आपसे जो वो क्वेश्चन पूछा स्पॉन्जेस वाला, वो भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. तो कई बार आपके स्कूल के टीचर भी दे देते हैं, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, तो स्कूल में पूछा सकता है, इसलिए मैंने आपको. ठीक. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, बोलो.
सर जो आपने कॉन्शियसनेस के बाद जो पॉइंट लिखवाया था वो मैंने मिस कर दिया, तो आप क्या कोई रिपीट बात कर नहीं, सकते हैं? ये है रेस्पिरेशन, है ना? तो देखो क्या होता है नहीं सर, रेस्पिर कॉन्शियसनेस में जो आपने पॉइंट लिखवाया था वो मिस कर दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूँ, नोट करिए। Sponges, sponges are the only animal. Sponges are the only animal which do not have. Sponges are the only animal which do not have any kind of nerve cell. Which do not have any kind of nerve cell, or which do not have any kind of nerve cell or nervous system. Full stop. Plants also do not respond to stimuli. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। मैंने आपसे कहा, आप में से किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए मेरा पूछने का थोड़ा सा मन कर रहा है ना, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो नोट कर लिया बेटा लीजा? यस सर। ठीक है, ग्रेट। सो देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो सब लोग ध्यान से समझना है ना, सत्यम, प्रियांशी, लीजा, सब लोग आ लिया, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर मुझसे कोई कहता तो मैं उससे जरूर पूछता कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट, होता है ना? हाँ जी, टच मी Yes, नॉट, sir. Yes, है ना? sir. इसको हम लोग बायोलॉजिकली कहते हैं मिमोसा प्यूडिका। बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा, आप 11 12th में आ चुके हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको बायोलॉजिकल नेम बताऊं आप नोट कर लीजिए। इससे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, मिमोसा प्यूडिका। तो मैं तो कहूंगा भाई साहब एक बात बताओ, अगर प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मिमोसा प्यूडिका वो छूने के बाद वो कैसे बंद हो जाती है, उसकी लिप्स क्यों क्लोज हो जाती है? तो मैं तो कहता हूं उसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। दे हैव नर्व रिस्पॉन्स, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। मैंने टच किया, ऐसा स्टिमुलस, टच करने वाले स्टिमुलस को हम लोग बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, इनको बोलते हैं ना। तो थिग्मो मींस होता है टच, दिस इज थिग्मो रिस्पॉन्स। थिग्मो वर्ड का मतलब होता है टच करना लैटिन में। तो मैंने उसको टच किया और वो बंद हो गया। तो क्या अपन कह सकते हैं इस बेसिस पे कि प्लांट डू हैव नर्वस सिस्टम और दे डू हैव नर्व सेल्स? कैन वी से? बोलो भाई। सर नो, एक्चुअली जो टच मी नॉट में होता है उसमें स्टोमेटा टर्जिटी लूज कर देता है, इसलिए वो क्लोज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। तो देखो, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा यहाँ पे कि वहां पर मिमोसा प्यूडिका में ऐसी कोई नर्व सेल नहीं पाई जाती है। उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स, तो जैसे अपन उनको टच करते हैं तो बुलीफॉर्म सेल्स लीफ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मिमोसा प्यूडिका का प्लांट हो गया और उस पे यहाँ पे एक लीफ लगी हुई है, तो यहाँ पर बेस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं बुलीफॉर्म सेल्स। उन पे जैसे अपन टच करते हैं उनसे पानी नीचे की तरफ उतर जाता है, वाटर नीचे की तरफ, और वो क्या होती है, सेल्स लूज हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेल्स नीचे चली जाती हैं। तो मिमोसा प्यूडिका में बुलीफॉर्म सेल दे लूजेस वाटर, तो वाटर लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है, उस पर कोई नर्व सेल्स नहीं पाई जाती। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो आपने बता दिया, गुड। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, है ना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक और बात, द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो देखो, बायोनोमियल, ये भी इंपॉर्टेंट, बायोनोमियल, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर देने का जो क्रेडिट जाता है, तो वो क्रेडिट जाता है जिन साइंटिस्ट को। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्या नाम है, किसने दिया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है कार्ल वॉन लिनियस, है ना? सो हिज नेम इज कार्ल वॉन लिनियस, तो कार्ल वॉन लिनियस साहब एक साइंटिस्ट थे, है ना? तो इन्होंने बोला, समझिए, अच्छा एक और खास बात बताऊं, इन्होंने क्या किया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया, मतलब कुल मिलाकर के
एक लेमैन लैंग्वेज में आप जिसको कहते हो कि बायोलॉजिकल नेम है, जैसे मैंने ही अभी कहा मिमोसा प्यूडिका, कितने नाम है? 2 नाम है। बाई मीन्स क्या होता है? 2 नाम। तो इन्होंने बोला बाइनोमियल कि देखो भाई साहब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, एनीथिंग, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके 2 नाम होंगे, इसीलिए उसको बोला बाइनोमियल। ठीक है ना? मेरे भी 2 नाम है, आपके भी 2 नाम है ना? ठीक है ना? तो देखो आप सबके 2 नाम है मैक्सिमम लोगों के, राइट? तो उन्होंने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, है ना? इससे उन्होंने बाइनोमियल, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना ही नाम रख लिया। तो कार्ल वॉन लिनियस साहब ने अपना खुद का जो बायोलॉजिकल नेम रखा, ये उनका ओरिजिनल नाम है, कार्ल वॉन लिनियस। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने बोला देखो मेरे 2 नाम हो गए, कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने पहले अपना ही नाम रख लिया, एक्सपेरिमेंट अपने भी कर डाला। कार्ल वॉन लिनियस साहब ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, है ना? पहला जो नेम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? इसका जीनस। और दूसरा जो नेम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी स्पीसीज, है ना? तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे और पहला जीनस का नाम होगा और दूसरा स्पीसीज का नाम होगा। इसके इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है? तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो देने का क्रेडिट जाता है, ये जाता है कार्ल वॉन लिनियस साहब को। अच्छा, इनकी एक बुक है जिसका नीट में कई बारी डिस्क्रिप्शन पूछा गया, कई बारी इसका नाम भी पूछा गया नीट के एग्जाम में, तो आप इसकी बुक का नाम याद रखिएगा, है ना? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था? सिंपल नाम है, स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम कार्ल वॉन लिनियस साहब की बुक थी, नोट करेंगे। ही रोट डाउन अ बुक विद द नेम ऑफ स्पीसीज प्लांटेरम, in which he described with the name of species plantarum, in which he described binomial nomenclature. अच्छा, इसी बुक का एक 10th एडिशन इन्होंने पब्लिश किया। इस बुक का 10th एडिशन मतलब बुक वही है, थोड़ा सा अपडेट करके उसको प्रोड्यूस किया गया, और उन्होंने जो इसका 10th एडिशन पब्लिश किया उसका नाम कुछ और था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। एक ही बुक है, पूछा जाता है अलग नाम से, उनका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। ये सिस्टेमा नेचर, है ना? ये करके इन्होंने एक बुक पब्लिश की, ये इसी का स्पीसीज प्लांटेरम का। तो सिस्टेमा नेचुरा किसने लिखी? इन्होंने लिखी, कार्ल वॉन लिनियस ने। और स्पीसीज प्लांटेरम इन्होंने ही लिखी, है ना? और उसके बाद इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस बुक में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया। तो याद रखिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया सिस्टेमा नेचुरा और स्पीसीज प्लांटेरम दोनों अलग-अलग बुक नहीं, दोनों ही सेम बुक है, ठीक है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसको इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? नोट कर लिया आपने सब लोगों ने? हाँ जी, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके ग्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी आज की डेट में मैं कहता हूं कि चलो सत्यम ने एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसने एक वायरस डिस्कवर किया, है ना? एक नए टाइप का वायरस डिस्कवर किया, इसने उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फंक्शनलिटी सब डिस्क्राइब कर दी। और सत्यम ने क्या किया कि एक एक इन्होंने एक रिसर्च पेपर बनाया। इन्होंने कहा कि ये वायरस ऐसी ऐसी डिजीज फैलाता है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, डीएनए से बना है, आरएनए से बना है, वगैरह वगैरह। अब ये उसका नाम रखना चाहता है ना? अभी अब ये कैसे आप उसका नाम कैसे रख सकते हो? तो ऐसे थोड़े ना कि आप कोई भी आदमी उसका नाम रख लेगा। तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो डिफाइन करेंगे कि इसका नाम कैसे रखा जाएगा। तो अगर आपने कोई भी एनिमल खोजा हुआ है ना? तो किसी भी एनिमल का अगर नॉमेनक्लेचर करना है, तो आपको एक बॉडी के पास वो रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा और आपको कहना होगा कि मैं इसका ये नाम रखना चाहता हूँ। उस बॉडी का नाम है ICZN। ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, है ना? तो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ बॉडीज की जरूरत पड़ेगी। उन बॉडीज के अप्रूवल की बात, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोलॉजी में ICZN एक बॉडी है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature, zoological nomenclature। तो आपको अगर वो एनिमल है जो आपने डिस्कवर किया, जिसका आप नाम रखना चाहते हैं, तो आपको परमिशन और अप्रूवल लेना होगा आईसीजेड। अगर वो कोई प्लांट है ना, तो प्लांट के केस में आपको जाना पड़ेगा आईसीबीएन के पास में। तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के केस में आपको आईसीबीएन के पास जाना होगा। अब क्या है, अगर आपने कोई बैक्टीरिया खोजा तो आपको जाना पड़ेगा किसके पास? आईसी बैक एन के पास। तो वो क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। तो अगर आपने कोई नया बैक्टीरिया खोजा हुआ है तो आईसीबीएन के पास आपको जाना पड़ेगा, है ना। और पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से मैंने आपसे बोला कि सत्यम ने क्या खोजा? वायरस। तो ये तीनों ही इसके नेम को अप्रूव नहीं करेंगे, तीनों ही लोग मना कर देंगे। तो कौन करेगा? आईसीवीएन करेगा जाकर के। तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर, है ना। एक और बॉडी है जो कि नॉर्मली आपने नहीं पढ़ी होगी, आईसीएनसीपी। आईसीएनसीपी, आईसीएनसीपी क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड। एक बात बताओ भाई लोगों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई यार? अपन तो ये आईसीबीएन से भी काम करवा सकते थे, नहीं करा सकते थे? आईसीबीएन से बोलते आईसीबीएन ये हमारा काम कर देता। क्रॉप तो प्लांट ही होती ना, क्यों आलिया? अयान बताओ भाई, लीजा, प्रियांशी, सत्यम, बोलो भाई। आईसीबीएन ये काम नहीं कर सकता क्या? बॉटनी में तो आते हैं जितने सारे प्लांट होते हैं, चाहे वो क्रॉप प्लांट हो चाहे नॉन क्रॉप प्लांट हो। जो प्लांट्स में जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं एंड उन सब की रिसर्च समथिंग। ओके, देखो मेरी बात को सुनो। हम क्या करते हैं, अभी हम लोग क्लास 12 में इसको पढ़ेंगे। कुछ प्लांट होते हैं जिनको कि हम बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ऐसे प्लांट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ। हमने एक प्लांट बनाया था पोमैटो। पोमैटो, पोमैटो क्या है? पोमैटो एक वो प्लांट है, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब एक कल्टीवेटेड लैंड में सक्सेसफुल नहीं है। उसमें नीचे पोटैटो होता है सेम प्लांट में, और ऊपर उसमें टोमेटो होते हैं, एक ही प्लांट में दो स्पीसीज। तो पोमैटो एक नई वैरायटी हो गई, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट तो करती नहीं है। अब ये बॉटनी में नहीं पढ़ेंगे। तो जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, जो न्यू क्रॉप्स बनाई जाती हैं, तो जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं उन्हें हम अलग स्पीसीज की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें अलग स्पीसीज की तरह ट्रीट करते हैं, और उनके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। उन्हें हम बॉटनी में, वो आईसीबीएन उनको नोमेनक्लेचर नहीं करता। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, द कल्टीवेटेड प्लांट्स इंक्लूड those species which do not comes under ICBN, like transgenic plant or newly developed species। क्लियर है भाई? सबने नोट कर लिया? सर आईसीबीएम के बाद बोल देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। which do not cover ICBN, it includes transgenic plant or newly developed species of cultivated crops। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है? नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में अब ये भी क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपके स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, आपके स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये नीट के पर्सपेक्टिव से उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना? लेकिन बट इट्स ओके। मैंने जैसे बोला कि हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक, एनी चैप्टर और इवन एनी हेडिंग ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए, अब आते हैं रूल्स ऑफ, नोट करेंगे, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना? रूल्स ऑफ बायनोमियल, रूल्स ऑफ बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना? तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हम लोग देख लेते हैं, क्या-क्या रूल्स हैं। अब देखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ एक प्लांट है पीपल। तो पीपल के प्लांट को हम कैसे लिखेंगे? आई विल राइट इट डाउन। इसका बायोलॉजिकल नेम फिकस रिलीजियोसा कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिकस रिलीजियोसा। या फिर आप बोलें कि बनियान ट्री, तो मैं लिखूंगा फिकस बैगलैंसिस, फिकस बैगलैंसिस। तो एग्जैक्टली इसका ऐसे ही मैं नाम लिखूंगा, है ना? ऐसे बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे, जैसे कि स्नेक का, है ना? तो स्नेक का या कोबरा का मैं लिखूंगा नाजा, नाजा, नाजा। और ये वाला ऐसे लिखूंगा नाजा, है ना? तो ऐसे में लिखूंगा। तो देखो, उसने कहा कि सबसे पहले, है ना? तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो जितने भी नोमेनक्लेचर किए जाएंगे, है ना, तो हर नाम में दो नाम होंगे। तो पहला, सबसे पहला मैंने आपको बताया, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम, है ना? तो पहले उसका जो होगा वो जेनेरिक नेम होगा, एंड द सेकंड नेम विल बी स्पेसिफिक नेम, मींस उसकी स्पीसीज का नाम। नोट करेंगे, द फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी generic name, and the second name will be and the second name will be specific name। तो ये हो गया इसका जीनस और ये हो गया इसकी स्पीसीज, ठीक है? तो पहला जेनेरिक नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा, स्पीसीज का नाम होगा, है ना? तो ये जेनेरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक नेम, ठीक है? सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, दूसरा, अब एक बात समझिए, यहां पर दोनों ही जो नाम होंगे, इसमें जो जेनरिक नेम होगा, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, द फर्स्ट वर्ड ऑफ या फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम विल बी, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम विल बी इन कैपिटल फॉर्म, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम विल बी इन कैपिटल फॉर्म, है ना? तो जो भी जेनरिक नेम होगा, उसका जो पहला नाम होगा, मतलब पहला लेटर होगा, दैट विल बी इन कैप्स, है ना? तो फर्स्ट लेटर विल बी इन कैप्स, तो ये कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। सेकंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ specific name, the first letter of specific name will be in small case. तो first letter of specific name will be in small case, तो उसको हम लिखेंगे small case में लिखेंगे। थर्ड, both of the name will be written, both of the name will be printed in italic form, both of the name will be printed in italic form। Second, third, the fourth, and the fifth one. The biological name or binomial name either should be in italic, sorry,
Binomial name either should be in Latin, or in English. If it do not have Latin name, then first it should be Latinized. समझे? अगर किसी भी प्लांट का लैटिन में नेम नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली देयर विल बी 100,000s and millions of the plant which do not have its Latin name. इंडिया में नीम होता है, पीपल होता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सिर्फ इंडिया में होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बाहर होते ही नहीं है। तो अपन उसके या तो नाम हिंदी में होंगे, है ना, या किसी और लैंग्वेज में होंगे, किसी लोकल वहां की लैंग्वेज में होंगे, राजस्थानी, हरियाणवी, ओरिया और या जो भी है उस लोकल लैंग्वेज में होंगे, लेकिन उसका कोई इटैलिक वो लैटिन नेम थोड़ी ना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके नेम को लैटिन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में जितने सारे बायोलॉजिकल नेम है, या तो वो इंग्लिश में लिखे हुए या वो लैटिन में लिखे हुए, इसलिए वो हमको पढ़ने में थोड़े से अजीब से। तो ये रूल थे जिस रूल के बेसिस पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। और आखिरी में मैंने जैसे बताया कि सत्यम ने एक वायरस खोजा, तो ये क्या करेगा, या ये कहता है कि नहीं भाई मैंने तो खोजा हुआ, मैं भी अपना नाम लिखूं। कर सकते हो क्या ऐसे सत्यम? पॉसिबल है? कैन यू डू इट? प्रियांशी, कर सकते हैं क्या अपन ऐसा? इज इट पॉसिबल? बोलो भाई। No, sir. नहीं कर सकते? अयान, लीजा, कर सकते हैं? सर एक और रूल होता है ना कि उसका नाम हमेशा अंडरलाइन करने हैं दोनों। हाँ, बोथ विल बी अंडरलाइन सेपरेटली, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं लिखवाता हूँ। बताओ भाई, ये लिख सकते हैं क्या? देखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैंने इसको डिस्कवर किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी रिसर्च करने वाले का नाम होगा, डॉट लगा करके उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, नोट करो X6 रूल। both of the names should be underlined separately. Both of the name should be underlined separately, and name of the author can be added in last. Name of the author can be added in last, but in Roman script, रोमन में लिखा जाएगा, but in Roman script. Is it clear to each and everyone? Clear है सबको? तो पहला, जीनस का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल में होगा, स्पीसीज का जो फर्स्ट नेम होगा वो स्मॉल केस में होगा, दोनों को इटैलिक में लिखेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लैटिन में लिखेंगे, है ना। और आखिरी में ये अगर हमें लिखना हो, अगर ऑथर का नाम लिखना हो, रिसर्चर का नाम, तो उसको लास्ट में लिखेंगे डॉट लगा के, बट ये रोमन में होना चाहिए, और नेम या तो इंग्लिश में होगा या लैटिन में होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आखिर अगर कोई भी चीज जिसका नाम इंग्लिश में या लैटिन में नहीं है, तो उसके नाम को लैटिनाइज करने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या जरूरत है? एनी ऑफ यू कैन टेल मी? सिंपल है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अब उसको नहीं बोला जाता। अगर ज्यादा दिन तक संस्कृत को भी नहीं बोला गया या उसको यूज नहीं किया गया, तो वो भी डेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती है। पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज की सिर्फ दो ही मदर है, संस्कृत एंड लैटिन। लैटिन वो लैंग्वेज है जिससे फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, है ना, ये सब पैदा हुई। संस्कृत वो है जिससे बाकी की लैंग्वेज, हिंदी, हिब्रू, ये वगैरह वगैरह लैंग्वेजेस सब पैदा हुई। मांडरिन अपने आप में एक अलग टाइप की लैंग्वेज है, उसको हम सेपरेट करके रखते हैं। तो ये दोनों मदर ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें से एक मदर ऑफ लैंग्वेज जिसे कि हम लैटिन कहते हैं, वो डेड हो चुकी है। तो मतलब अगर किसी भी चीज का नाम लैटिन में रख दिया गया, तो अब कोई नया प्लांट नहीं होगा कि जिसका नाम नया लैटिन में रखा जाएगा, राइट। तो वो लैंग्वेज डेड हो चुकी होगी। मतलब कि वो जो पहले से लैटिनाइज नेम है, वो नेम फिक्स रहेंगे, वो कुछ चेंज नहीं होने वाले, तो उसमें चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि डेड लैंग्वेज है, उसको कोई यूज नहीं करता है। तो अगर उसका नाम लैटिन में रख दिया जाएगा, तो उसको चेंज नहीं कोई करने वाला, कोई मॉडिफाई नहीं करने वाला, जिसकी वजह से लैटिन को चूज किया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हो? पहले बताओ। सत्यम बताओ भाई, बोलो भाई, समझ आ रहा है आपको? प्रियांशी? सर आप फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ। लैटिन में नेम रखने के पीछे रीजन ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि सपोज दैट कि अभी मेरा ही नाम है ना? तो वैसे अगर किसी और लैंग्वेज में हिंदी में रहेगा तो कोई मेरे नाम को अलग-अलग तरह से लोग बुलाते हैं, अलग-अलग नाम से ऑब्वियसली मेरे प्रॉपर नाम को अलग-अलग तरह से लोग बुलाते हैं, है ना? लोग चेंज करके तो देयर आर क्वाइट पॉसिबिलिटी कि मेरे नाम को लोग अलग-अलग तरह से बुलाएँ, मुझे अलग-अलग तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाए, ठीक है? क्योंकि हिंदी में कोई प्यार से कुछ बुलाएगा, कोई कुछ बुलाएगा, है ना? सो ऑब्वियसली जैसे सिंपल सी बात है, मेरा ही नाम है, तो हार्डली स्टूडेंट्स मेरा नाम पूरा का नाम लेते हैं, ठीक है ना? दे टेक शॉर्ट फॉर्म क्योंकि उनको थोड़ा-सा टफ लगता होगा मेरा नाम, है ना? तो वो क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बोल दिया। अभी स्टूडेंट मुझे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। स्कूल में या मेरे सीनियर्स या मेरे से बड़े जो लोग प्रोफेशनली हैं वो मुझे कुछ और नाम से बुलाते हैं, घर में मुझे प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। तो मेरा नाम वेरी कर रहा है, वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि या तो इंग्लिश में या हिंदी में। अगर मेरा नाम लैटिन में होता, तो लैटिन तो किसी को आती ही नहीं थी, तो मेरे नाम को नहीं बिगाड़ सकते थे। वो मेरा एज़ इट इज़ वही नाम रहता क्योंकि लैटिन इज़ डेड लैंग्वेज किसी को आती नहीं है, ठीक है? तो आप पर्टिकुलर चीज़ के नाम को अगर उस लैटिन में है, तो मैं या कोई भी उसको चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि लैटिन को कोई बोलता ही नहीं है। जब आप उस लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं करते, तो आप मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं हटा सकते, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, तो वो फिक्स है, इसीलिए लैटिन में रखा है। आप समझे आलिया? क्यों रखा गया? यस सर, थैंक यू। वेलकम भाई। तो आप कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो इस चैप्टर में, वो मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या हैं, है ना? हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर कौन आता है, फिर नीचे कौन आता है, फिर नीचे कौन आता है। तो देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप देखेंगे कि सबसे पहले आता है किंगडम, है ना? तो सबसे पहले हम लोग किंगडम लिखते हैं, किसी भी एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम या डिवीजन होते हैं। तो अगर ये एनिमल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे फाइलम और अगर ये प्लांट है, तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन। तो प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन में सिर्फ यहीं पे थोड़ा-सा फ़र्क है। इसे फाइलम में लिखेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, राइट? उसके बाद दोनों में ही इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फाइलम को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन। तो तीसरे नंबर पे हायरार्की में क्लास आती है। क्लास को बहुत सारे ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो एक ही क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर को बहुत सारी फैमिली में डिवाइड किया गया है ना? फैमिली से फिर छोटी यूनिट आ जाती है, जीनस आ जाती है। तो फैमिली को बहुत सारे जीनस में डिवाइड किया गया है और जीनस के बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट क्लासिफिकेशन की है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। उसे स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। दिस इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन में हायरार्की होती है, सबसे ऊपर किंगडम आता है, फिर फाइलम या डिवीजन आता है, डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट, राइट? और फिर उसके बाद क्लास आती है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है और स्पीसीज। याद रहेगा सीक्वेंस? राइट? याद रहेगा? सीक्वेंस सबको याद रहेगा ना? ठीक है, बोलते रहो भाई, थोड़ा-थोड़ा बताते रहो मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए एकदम। फ्रैंक होके पूछिए, बिंदास होकर के पूछिए। अगर आपको कितनी भी बेसिक चीज़ है अगर आपको नहीं आती और आपके मन में क्वेरी है, जस्ट आस्क इन माय क्लास, फ्रैंकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एकदम खुल के पूछिए, आई विल मेक यू क्लियर। तो हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, है ना? तो दैट वाज़ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि व्हाट इज़ बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है? क्या कोई आप में से नोएडा से? बॉटेनिकल गार्डन? यस सर, आई एम फ्रॉम नोएडा। ओके, यू आर फ्रॉम नोएडा। किस स्कूल से हो आप? सर कैम्ब्रिज। अच्छा कैम्ब्रिज से? ओहो! ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, तो बॉटेनिकल गार्डन तो देखा है ना? अब तो देखा ही होगा ना? मेट्रो स्टेशन भी है ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। यस अच्छा सर, आई हैव देखा। देखा है? हाँ, यस बॉटेनिकल सर। गार्डन हाँ, तो बॉटेनिकल गार्डन देखा होगा, तो अंदर जाके देखा है क्या किसी ने? नहीं? क्यों बनाते हैं बॉटेनिकल गार्डन? नोएडा में बना डाला इतना बड़ा, इतने पैसे खर्च कर डाले। सो वर्ल्ड में अ, बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन है, इंडिया में भी कई सारे बॉटेनिकल गार्डन है। देखो, बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है, हम वैसे प्लांट स्पीशीज को ला करके रखते हैं, जो कि धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक प्लांट बनाता हूँ। एक प्लांट है रोवोल्फिया, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। इंडिया में इस प्लांट को सर्पेंटाइना, इंडिया में इस प्लांट को बहुत सारे लोग मेडिसिनल वैल्यू के फॉर्म में यूज करते थे। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना जो प्लांट है, इसे हिंदी में हम सर्पगंधा कहते हैं। ठीक है, सर्पगंधा का यूज बहुत सारे लोग करते रहे और इंडिया में भी जो हमारा खुद का मेडिकेशन सिस्टम है जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, उसमें भी इससे हार्ट अटैक की मेडिसिन बनाई जाती रही, इससे हाई बीपी की हम लोग मेडिसिन बनाते रहे और बहुत सारी इसमें मेडिसिनल वैल्यूज पाई जाती हैं और न्यूरॉन्स को भी ये हील करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। धीरे-धीरे ये प्लांट जो है वो गायब होते जाते हैं। इवन मैंने भी रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एक लंबे समय से नहीं देखा। राइट? पहले लोग अपने इसे घरों में लगाते थे, गार्डन्स में लगाते थे, आज की डेट में गायब हो रहा है। तो हम इस तरह के प्लांट पूरे कंट्री से लेकर के आएँगे, इन गार्डन में लगाएँगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे छोटी-छोटी स्लिप्स लगाएँगे, स्टिकर लगाएँगे और वहाँ पे बताएँगे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो रिसर्चर आएँगे, पीएचडी वाले, एमएससी वाले, बीएससी वाले बच्चे आएँगे, स्कूल्स के बच्चे आएँगे, उन्हें पता चलेगा कि भाई हमारे कंट्री में एक रोवोल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट पाया जाता है, उसमें ये मेडिसिनल वैल्यू है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोग अपने घरों में लगाएँगे। ऐसे धीरे-धीरे इन प्लांट्स को हम खत्म होने से बचा सकते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है? क्या पर्पस है बॉटनिकल गार्डन का? यस सर। यस सर। ओके, सो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन किसने बनाया था? तो दुनिया का सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन एक बंदे ने बनाया था, उसका नाम था थियोफ्रास्टस। जानते हो क्या इनको? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस को हम लोग कहते हैं। कौन है थियोफ्रास्टस? अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थियोफ्रास्टस को हमने फादर ऑफ बॉटनी कहा और इन्होंने बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन था, तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन was made by Theophrastus and this is the first botanical garden of the world. बेबीलोन की और कुछ खास बात है क्या? कोई खास बात बेबीलोन की? नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट मरने के बाद यहीं पे दफनाया गया था बेबीलोन में, राइट? तो ये हो गया बॉटनिकल गार्डन, है ना? और इंडिया का एक और पॉइंट नोट कर लो, द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन इज the biggest botanical garden of India is in West Bengal, Calcutta. The biggest botanical garden of India is in West Bengal, Calcutta. ठीक है, तो जो इंडिया में हमारा यहाँ का बॉटनिकल गार्डन है, दैट इज द बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन। और नेक्स्ट है म्यूजियम। क्या होता है? तो आपको भी पता है, म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं? म्यूजियम में हम लोग वो ऐसे ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ऐसे एनिमल उनको, या कुछ एंटीक ऐसी चीजें होती हैं जो कि गायब हो गई हैं, उनके फॉसिल्स को उनको ला करके रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम क्रोनोलॉजी बना पाते हैं कि पहले कौन प्लांट आए होंगे, बाद में कौन से प्लांट आए होंगे, पहले कौन से एनिमल आए होंगे और बाद में कौन से एनिमल्स आए होंगे। सो म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ दोज थिंग, मोस्टली दोज थिंग्स विच आर एंटीक, जो गायब हो चुकी हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसी तरह से ज़ूलॉजिकल पार्क हम लोग बनाते हैं। तो ज़ूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? ज़ूलॉजिकल पार्क में जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भी क्या होता है, एजुकेट करने के लिए। जो बॉटनिकल गार्डन का प्लांट्स के लिए काम है, वही ज़ूलॉजिकल पार्क का काम है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि गंगा में एलिगेटर्स पाए जाते थे, है ना? सो वो जो एलिगेटर्स थे, तो एलिगेटर्स सॉरी, आई एम सॉरी, गंगा में नहीं, यमुना में एलिगेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एलिगेटर्स, यमुना इतनी ज्यादा पोल्यूट हो गई, वो दिल्ली से निकल के आती है, फिर आती है आपके यहाँ पे आगरा में, और उसके बाद कानपुर होकर के आती है। इतने ज्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हैं और जिनमें लेदर का काम होता है, वहां से निकल करके आती है, तो पूरी की पूरी जो यमुना होती है वो गंदी हो जाती है। अब यमुना जब गंदी हो जाती है, तो क्या हुआ, उसमें रहने वाले जो एलिगेटर थे वो पोल्यूशन की वजह से मरने लगे।
हमने क्या किया कि लखनऊ में एक जूलॉजिकल पार्क बनाया जिसका नाम रखा कुकरैल। कुकरैल एक पार्क है, जो जूलॉजिकल पार्क है लखनऊ में। हमने क्या किया, वो एलिगेटर ब्रीडिंग सेंटर है, तो वहां पर हमने एलिगेटर्स को ले जाकर के रखा, ब्रीड करवाया, और बहुत सारे एलिगेटर जब बन जाते थे, पैदा हो जाते थे, तो उनको हम यमुना में छोड़ देते थे। ऐसे धीरे 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 करते करते आज की डेट में ये एंडेंजर्ड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। आप एलिगेटर्स आर नो मोर एंडेंजर्ड, राइट। तो इस तरह से, और जो कुकरैल पार्क है वहां पे जितने बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस के बच्चे जाते हैं, मास्टर्स वाले जाते हैं, पीएचडी वाले जाते हैं, रिसर्चर जाते हैं, और वो जा करके इन पे एलिगेटर्स पे रिसर्च करते हैं। तो वहां पे एक पर्पस होता है कि लोगों को एजुकेट करना, और ताकि इसको बचाया जा सके और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया जा सके, और साथ में इस चीज को कंजर्व किया जा सके। क्लियर? Yes, sir. Yes. One last thing in this chapter. So the last thing is, that is key. Can any one of you tell me what is the key? Keys क्या होते हैं? की कोई बता सकता है? What is key? देखो, अभी क्या है कि चलो मैं अपने को एग्जांपल मान, है ना? तो अब सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि किसी को भी मैंने बोला आपसे कि आपको एक काम करो, आप मेरे घर चले जाओ, है ना, और वहां पर एक बुक रखी होगी, आप ले जाओ। ठीक है? आपका पहला क्वेश्चन होगा, सर आपका घर कहाँ पर है? मैंने आपको एड्रेस बताया कि मैं इधर रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे इस सोसाइटी में रहता हूँ। लेकिन मैंने बोला कि समस्या ये है कि मेरे घर पे मतलब उनमें से किसी भी हाउस में हाउस नंबर नहीं पड़ा। तो आपने बोला सर फिर मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैंने आपको बोला कि देखो, जैसे आप एंट्री करोगे तो मेरा घर लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड वाला कोई भी घर मेरा नहीं है। तो मैंने एक नेगेटिव फीचर बताया और एक मैंने पॉजिटिव बताया। मैंने कहा तो आप राइट साइड नहीं देखोगे, आप सिर्फ लेफ्ट साइड ही देखोगे। तो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड में ही मेरा घर होगा, कोई भी राइट साइड वाला घर मेरा घर नहीं हो सकता। आपने बोला बहुत बढ़िया बात, पहला करेक्टर। दूसरा मैंने कहा कि देखो कि जो मेरा घर है वो सिंगल स्टोरी का है, कोई भी डबल स्टोरी वाला जो घर है वो मेरा घर नहीं है। ठीक है? तो आपने बोला आप किसी भी, अब आपने कहा आप लेफ्ट साइड देखते आ रहे हो, लेकिन आप किसी भी सिंगल स्टोरी वाले डबल स्टोरी वाले घर के नहीं देख रहे हो, आप सिंगल स्टोरी वाले पे फोकस हो। फिर मैंने कहा कि मेरे घर का कलर ब्लू है, और कोई भी रेड या व्हाइट कलर वाले बाकी जितने सारे घर है उनमें से कोई भी घर मेरा नहीं है। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया क्या नहीं है, दूसरा क्या, ब्लू कलर का। ठीक है? फिर मैंने बोला कि मेरे घर के सामने एक प्लांट होगा, बाकी किसी भी घर के सामने प्लांट नहीं है। तो अब आपने क्या किया, देख लिया कि ऐसा घर है जो ब्लू कलर का है, सिंगल स्टोरी का है, लेफ्ट साइड पे और एक प्लांट लगा हुआ, आप जान गए कि जैसा। तो की क्या होती है कि वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बेसिस पे, तो उस कैरेक्टरिस्टिक का एक प्रॉस और एक कॉन्स होता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके बेसिस पे आप पहचान पाते हैं किसी भी एनिमल को। तो किसी भी एनिमल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की जो लिस्ट होती है, या किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की जो लिस्ट होती है, इन फीचर्स को की कहते हैं। इनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नोट कर लो की क्या है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। की इज अ टेक्सोनोमिक, की इज अ टेक्सोनोमिक artificial, की is a taxonomic artificial analytical artificial analytical device which have list of statement, which have list of statements. It is in the form of table. One of them represent the factor to choose, मतलब पॉजिटिव वाले। One of them represent the factor to choose, and another represent the factor
the factor to reject. Full stop. With the help of key, we can identify any organism. That's it for the chapter 1. अब आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो बताइए। चैप्टर 1 में किसी को कोई भी डाउट? That's it from my side. अब आप बताएं किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई ऐसा कोई हेडिंग जो आपको नहीं समझ में आई, आपको पूछना हो, बताइए। बोलो बोलो, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं। बताओ भाई, सत्यम आप बताओ, बोलो, अपना माइक ऑन करो, टेल मी, डिड यू गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? प्रियांशी आप बताओ बेटा। प्रियांशी, Yes, sir. एवरीथिंग क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. अच्छा, ग्रेट। No, sir. आलिया, आलिया, Yes, sir. सब clear है sir. ओके। अयान, लीजा, अयान यस बताओ। सर। ओके, अयान, am I audible? आवाज आ रही ना? बोलो भाई। I did not got any response from Satyam. What is accretion? ठीक है, accretion क्या होता है? समझो बात को, मैं बताता हूँ आपको accretion। देखो, मैंने कहा कि ये एक, जैसे मैंने बताया था कि ये एक, मान लो कोई भी आयरन का टुकड़ा है ना? ये एक आयरन का टुकड़ा है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें रस्टिंग स्टार्ट हुई। तो जब रस्ट स्टार्ट होगी ना, तो ऊपर की तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड होते जाएंगे। वो मॉलिक्यूल किस चीज के होंगे? इसके बीच में वो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जो ऐड होते जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, ये रस्ट इकट्ठा होती जाएगी, जिससे धीरे धीरे इसका मास बढ़ता है ना? तो बाहर से अगर कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर मास में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उसको हम एक्रीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग रैग पिकर होते हैं, कूड़े बिनने वाले, तो वो क्या करते हैं, एक मैग्नेट ले लेते हैं और उस मैग्नेट को ऐसे लुढ़काते जाते हैं रोड पे। तो रोड में पड़ी हुई जितनी भी आयरन की चीजें होती हैं, उस मैग्नेट पे चिपक जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका आधा किलो का या 500 ग्राम का आयरन था, और जब वो उसको वो 2-4 घंटे बाद उसको निकालते हैं, तो वो 1 किलो का हो जाता है। उसमें बहुत सारे आयरन के पार्टिकल आकर के चिपक जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, 5 किलोग्राम का जो मैग्नेट था, अब वो 10 किलोग्राम का हो गया, या 500 ग्राम वाला जो मैग्नेट था, वो 1 केजी हो गया। तो उसका मास बढ़ गया। कैसे मास बढ़ गया? एक्सटर्नली चीजों के इकट्ठा हो जाने से, एक्सटर्नली मास के डिपॉजिट हो जाने से। सो एक्सटर्नली जब किसी चीज में मास डिपॉजिट होता है, तो हम उस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। अभी क्लियर है? Yes, आया sir. समझ में? ओके, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर है ना। अब सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी फर्स्ट चैप्टर में, वो मैंने आपको समझा। तो देखो, सेकंड चैप्टर का क्या है कि सेकंड चैप्टर इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, और मैं आपको ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स बताऊंगा कि जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो वो नीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया, लेकिन वो आपके इस वाले इसमें नहीं दे रखा है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आपका जो एनसीईआरटी उसमें नहीं दे रखा है। सो वी विल कवर ऑल दोस टॉपिक। तब तक के लिए कोई और डाउट हो बताइए, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ है, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने का नहीं बनता है। तो क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे पाएंगे ना, तो क्लासिफिकेशन इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। तो बताइए भाई, कोई डाउट किसी को और? कुछ भी और डाउट? No, sir. सब्जेक्टिव, नॉन सब्जेक्टिव, या फिर अगले चैप्टर में भी कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट नहीं? समझ सबको 100% आया? Yes, sir. देखो,
इस वाले चैप्टर में डिक्टेशन का पार्ट कम था क्योंकि इससे स्कूल में भी बहुत कम पूछा जाता है। ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको जॉट डाउन करवा दी, है ना। यही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ना ही स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कई सारे ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, स्टार्ट होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 6 और 7th क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके पहले 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम और हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि एक नीट का क्वेश्चन था कि एक बुक है, उस बुक का नाम है डाई नेचुरलैचिन पिफ्लेंजन फैमिलीन। एक बुक है डाई नेचुरलैचिन पिफ्लेंजन फैमिलीन। किसने लिखी है बुक? ये बुक एम्स में भी मैचिंग में कई बार पूछी गई, नीट में भी कई बार पूछी गई, लेकिन ऐसी बुक्स का नाम और इन चीजों का डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं दिया गया, राइट। और एक क्वेश्चन और था, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ये सब एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया कि एनीमा क्या होता है? एनीमा एनीमा क्या, व्हाट इज एनीमा? ये भी नीट का क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, दे आर नॉट इन एनसीईआरटी, दे आर नॉट एट ऑल इन एनसीईआरटी। बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर में जाइएगा, पढ़िएगा, फिर से देखिएगा। अगर इसके साथ में भी कोई डाउट हो, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट। sir. Yes, तो sir. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank वेलकम you, बेटा, sir. वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम, बाय।